सीरीज़ जो कि हमारा क्लब है ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए मिक्स बैग सीरीज़ रखा है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे एंड्रॉयड पेल्विस हम नीचे से शुरू करेंगे। एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिपॉइड ये होते हैं। गायनेकॉइड तो ठीक है, फेवरेबल होता है फॉर डिलीवरी, बट एंड्रॉयड एंड इन सब में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। एंड कॉम्प्लिकेशन के कारण नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर हमारा क्या होता है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर ईस्चियल स्पाइंस है, वो बच्चा मूव ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। एंड एंथ्रोपॉइड के अंदर क्या होगा, हमारा एंथ्रोपॉइड में पी को याद करना है आपको, पी को कैपिटल में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो सकता है या फिर फेस टू प्यूबिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कैपिटल लिख दिया इसलिए। प्लेटिपॉइड के अंदर हमें क्या करना है, फेल्स टू इंगेज दी हेड, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करें, क्योंकि पी को याद रखोगे वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ना एक कार्टून आता था फिनियस एंड फर्ब्स। फिनियस एंड फर्ब्स में ना उनका एक जो पेट था उसका नाम प्लेटिपस पेरी था, और एक्चुअल में ना पता है जो हमारा वो पेल्विस होता है ना उसके जैसे ही दिखता है, बिल्कुल चपटा, ट्रांसफर से मोटा होगा एंड एकदम उसकी ज़ीरो फिगर थी, ठीक है। तो उसकी इंगेजमेंट नहीं हुई कभी भी, तो फिर फेल्स टू इंगेज दी हेड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्लोएका मेम्ब्रेन होता है हमारा, वो कन्वर्ट होता है इनटू मीजोडर्म एंड वही बनाता है हमारा एब्डोमिनल मसल। ब्लैडर एक्सट्रॉफी के बारे में इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं जिसकी हद है, तो मेरे ख्याल से अब हो सकता है वो नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि असल में कैसे बनती है। तो क्लोएका मेम्ब्रेन होती है, वो मीजोडर्म में कन्वर्ट होगी, म से म मसल्स बननी थी, उसमें डिफेक्ट आ गया, तो क्लोइकल मेम्ब्रेन ही नहीं बनी है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाँ, हम ऑफ्थैल्मा न्यूरेट्रम थे, ठीक है। इसकी हेडिंग नहीं लिखी हुई बट मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग के ही 2 दिनों में अगर कुछ हुआ तो दैट बिकॉज ऑफ केमिकल, दैट इज़ AgNO3 एंड 2 to 7 डेज़ में नाइसीरिया एंड मोर देन 7 डेज़ में क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्रकोमेटस है, वो ना बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब फिस्टो वगैरह हमें पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए भी खतरनाक है, हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सेफ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको आराम से करेंगे। तो मोर देन 7 डेज़ में हुआ तो जाके आएगा फिस्टो एंड उससे पहले नाइसीरिया, एंड सबसे पहले तुरंत के तुरंत जैसे कुछ केमिकल आपके ऊपर छिड़कता है तुरंत रिएक्शन होती है कि नहीं, वैसे ही हमें याद रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइलॉइड। फाइलॉइड जो होता है ना वो प्रोग्रेसिवली डिवाइडिंग ब्रेस्ट लंप होता है, जिसके अंदर कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस वगैरह नहीं होता, बिकॉज वो हेमाटोलॉजिकल होता है। हेमाटोलॉजिकल में ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, सिंपल मैस्टेक्टमी, बिकॉज लिम्फ नोड है ही नहीं तो हम क्यों फालतू में करें, लेकिन ये बहुत एग्रेसिवली प्रोग्रेसिव होता है, पता है। एंड पेजेट के अंदर हमारा CA पॉजिटिव होगा। पेजेट के बारे में हम कल और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा पढ़ते हैं हम एपिडाइमिस एंड टॉर्शन। एपिडाइमिस क्या होता है, UTI के बाद एपिडाइमिस, मतलब उसमें ना ये एपिडाइमिस तो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे एपिडाइमिस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसके कारण ग्रेजुअल हो सकता है इन ऑनसेट एंड हिस्ट्री ऑफ होगी UTI। एंड फ्रेंड टेस्ट होगा पॉजिटिव। फ्रेंड टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने टेस्टिस को उठाया एंड देन देयर इज़ अ रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है। अब इसका क्योंकि UTI कॉज होता है यंग वगैरह के अंदर, मेनली यही आता है, तो सेफ्ट्राइक्सिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन यू कैन गिव, यही तो हम ट्रीटमेंट देते हैं। और पता है मैंने कैसे लर्न किया, नाइसीरिया एंड क्लेमाइडिया होता है, क्लेमाइडिया में CD, तो क्लेमाइडिया की ट्रीटमेंट होती है डॉक्सीसाइक्लिन एंड सेफ्ट्राइक्सिन होती है नाइसीरिया की, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा टॉर्शन। टॉर्शन में सीवियर पेन होगा तो मैं जल्दी से उसकी सर्जरी करनी है, एंड अगर डाउट है तो यू कैन डू द ओके, गलत लिखा है इसमें, कलर डॉपलर आएगा इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंडस्ट्री सीवेज है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पता है एक ऑप्शन था बायोकेमिकल वाला, तो बायोकेमिकल के अंदर यू कैन मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो केमिकल इज़ द बेस्ट। इंडस्ट्रीज़ में केमिकल होता है तो वी विल लर्न इट दिस वे ओनली कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, बिकॉज केमिकल इज़ केमिकल। एंड ड्रिंकिंग के लिए हमारे जो RO वगैरह रिपेयर करवाया हो तो वो ना एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं टू चेक द TDS का मतलब क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, तो ये हमारा मेजर करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को एंड सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल। लेस देन 600 होना चाहिए। AQI भी ऐसे होता है ना, लेस देन 50 वगैरह हो तो बहुत ही बढ़िया, जो कि बहुत रेयर हो गया आजकल इंडिया में तो, लेकिन चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो सेरोटोनिन इन सब के ना आपको पता होना चाहिए कि मेन सेंटर कहाँ से बन रहा है,
क्योंकि इससे भी यू कैन सॉल्व अ लॉट मैनी थिंग्स। देखो सेरोटोनिन हैप्पी वाला हो गया, ये सब हमें थोड़ा थोड़ा पता है, आइडिया है कि डिप्रेशन के अंदर हमारा कम हो जाता है, इसलिए तो हम SSRI SNRI देते हैं कि किसी भी तरीके से सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, ठीक है। डोपामिन इज रिलेटेड टू प्लेजर, एंडोर्फिन जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो भी हमारे प्लेजर टाइप में ही होते हैं, बट इन अ गुड वे वाला, ठीक है। तो हमारा सेरोटोनिन जो है वो न्यूक्लियस रैफे से आता है। तो मैंने कैसे लर्न किया कि रफ़ अगर तुम अब मेहनत करोगे एंड तुम्हें सीट मिलेगी इतने रफ़ काम की, तो यू विल बी वेरी रियली हैप्पी फ्रॉम डीप इनसाइड, लाइक कि हाँ मैंने मेहनत करी थी। तो सेरोटोनिन इज़ रफ़, र से र भी आ रहा है इसके अंदर। फिर आता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की मेरे पास कोई ट्रिक नहीं थी, तो बहुत ही बकवास ट्रिक है, मैं खुद ही कह रही हूँ बकवास है, लेकिन यही ट्रिक है। देखो न्यूक्लियस बेस एलिस ऑफ मेयर है, मेयर है कोई, तो मेयर ने बोला सबको कि जाओ एक्टिंग करके दिखाओ, ठीक है। तो मेनट एंड एक्टिंग एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अगर इससे बेटर है तो प्लीज़ मुझे भी बताना, ठीक है। लोकस सेलुलस, लोकस सेलुलस को ऐसे लर्न किया है कि अगर आप एक लोकल ट्रेन के अंदर है, तो लोकल ट्रेन में क्या है, फाइट एंड फ्लाइट होता है, फाइट भी होती है फ्लाइट भी होती है, कैसे भी करके आप यू कैन लिंक इट। तो फिर नोरेपिनेफ्रिन हमारा बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन कि लोकस सेलुलस में क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी, लेकिन उससे रिलेटेड है, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऊपर चलता है, ओके। बैटर बेबी सिंड्रोम जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन ऑफ कॉज ऑफ डेथ होता है हेड ट्रॉमा एंड फॉलोड बाय रप्चर ऑफ एब्डोमिनल विस्कस, ठीक है। उसमें ना नोबिंग फ्रैक्चर मिलेगा हमारे रिब्स का, जो पोस्टीरियर एंगल ऑफ रिब्स पे बनता है, उसमें ना स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस बोलते हैं हम। होता क्या है, वो बच्चे का ना जो रिब है ना वो टूटेगा, वापस से जुड़ जाएगा, बिकॉज पेरेंट्स तो दिखाने लेकर नहीं जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, FIR हो जाएगी। तो इसलिए डिलेड कंसल्टेशन वगैरह की हिस्ट्री होगी क्वेश्चन के अंदर ना, तो उसे हमें थोड़ा गेस करना है। एंड पता है CDH जो SDH होता है ना हमारा, वो बन जाता है अलग अलग। अगर आपको कोई एक्सरे देना, आपको SDH दिख रहा है लेकिन वो अलग अलग कलर का दिख रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी में, बिकॉज एक क्रॉनिक होगा एक एक्यूट होगा। तो डिलेड कंसल्टेशन वही वाली बात है। तो ये सारा हमें बताता है कि वो बैटर बेबी सिंड्रोम है, ओके। लिनेजोलिड एंड वेंकोमाइसिन बहुत अच्छे हैं, बट वो ग्राम पॉजिटिव के लिए ही हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, उनको मेंटेन रखना है अपने आप को, तो वो पॉजिटिविटी को मेंटेन रखेंगे। लिनेजोलिड तो अपना BSNL करके एक ट्रिक आती है, मतलब बोन मैरो सप्रेशन एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। वैंकोमाइसिन तो हमारा MRSA वाला है, तो ग्राम पॉजिटिव से ही रिलेटेड है सिर्फ एंड सिर्फ। ऐसे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो उसको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन का क्या पता है कि अबव द डायफ्राम वाले में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, बिलो द डायफ्राम सॉरी अबव वाले में क्लिंडामाइसिन देते हैं, नीचे वाले में मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी हमारी। मेट्रोनिडाजोल हम ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस के लिए भी दे रहे थे, ठीक है। ये रिवाइज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायफ्रेगमेटिक हर्निया। BPL एक मैम ने ट्रिक बताई थी ना, वही वाली ट्रिक मैंने भी रेफ़र करी है। तो BPL में क्या मतलब है, बैकलोडक एंड पोस्टीरियर लेटरल एंड लेफ्ट की साइड होता है मेनली ये। तो ये यहाँ पर क्या होगा, हमारा पोस्टीरियर साइड में प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिम्टोमेटिक होगा बचपन से ही हमारे, क्योंकि लंग हाइपोप्लेजिया करा देता है ये। इसके कंटेंट कौन से हो सकते हैं, तो हमारा पोस्टीरियर लेटरल है तो हमारा स्प्लीन आ सकता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड हुआ तो स्प्लीन आ गया, एंड हमारा स्टमक आ सकता है। ऐसे ही मोरगैग्नी जो है उसमें क्या होता है, वो मोरगैग्नी हमारा एंटीरोमीडियल होता है, तो स्टर्नोकोस्टल ट्रायंगल होता है हमारा आगे की तरफ एंटीरियर साइड पे, वो वहाँ से आ सकता है, एसिम्प्टोमेटिक होगा। एंड कोलोन इज़ द मेन जो उसके अंदर से निकल के आएगा, और मेंटम भी उसके साथ ही आएगा। तो हमें क्या लर्न करना है, बस आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए था। BPL में से ही P जो है उसका आप मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन गया, ठीक है। एंड उससे आपको लर्न हो जाएगा कि मोरगैग्नी में वो तो नहीं जाता, तो फिर उसको रूल आउट कर देना। एंड सिम्टोमेटिक होता है, इसलिए हम BPL के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। एंड स्टमक एंड स्प्लीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन से बच्चों के अंदर क्या क्या होता है अगर मदर ये चीज़ें लेती है तो, ठीक है। आइसोट्रेटिनोइन सीवियर एक्ने की ट्रीटमेंट पे लिखा होगा, ठीक है, लेकिन यू हैव टू नो समथिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन, बिकॉज कई बार क्या करते हैं ये क्लब करके देते हैं कि जैसे सीवियर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने हो गया, साथ में ना मदर को एपिलेप्सी भी थी या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो फिर अब बताओ क्या किसके कारण बच्चे में ये डिफेक्ट आया। तो हमें ना थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जानेंगे। तो अगर वो आइसोट्रेटिनोइन पे थी, रेटिनोइक एसिड पे थी, तो हमारा थाइमिक एप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। कोनोट्रंकल हार्टल डिफेक्ट हो जाएगा,
एंड माइक्रोशिया, माइक्रोग्नीथिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा वेग है, तो इसको ना ही लर्न करो तो ही ठीक है। बट हम कोनोट्रंकल हार्ट के बारे में लर्न करेंगे एंड थाइमिक अप्लेजिया के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। तो अब लिथियम में हमें पता होता है कि एप्स्टीन एनोमली होगी, बट उसके अंदर होता क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट, इतना भी लर्न कर लो तो बहुत है, ठीक है। फिर आता है हमारा वैल्प्रोइड में ऑटोइज्म होता है एंड साथ में कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। देखो एंटीडी तो होता है, हमें भी पता है, लेकिन ये भी लर्न होना चाहिए कि क्या होता है ऑटिज्म। एंड देखो वी को उल्टा किया तो ऑटिज्म आ जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, पता है कि कौन सा एपिलेप्सी था क्या था, तो ऑटिज्म एंड कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। वेक्ट्रियल जो होता है हमारा स्टेटिन से रिलेटेड होगा, स्टेटिन वैसे भी मायोपैथी कर रहे थे, यहाँ पे तो वेक्ट्रियल ही कर दिया। एंड विटामिन डी के कारण AS हो सकता है, दैट इज़ एयोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपर विटामिन डी। अगर आपने पता है क्या होता है कि लोग अक्सर जाते हैं एंड जाके लोकली फार्मासिस्ट से बोल देते हैं मेरे विटामिन डी कम है, मुझे दवाई दे दो। वो दवाई ठीक दे देगा 60K यूनिट वगैरह, पर वो क्या करता है, वो बोलता ही नहीं है, या फिर शायद उसको नहीं पता होता कि इसको पर वीक एक लेना है। वो एक बंदा होता है, अब लगातार ले लिया, कि जैसे नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है 4 टैबलेट दी है तो अब मैं डेली 4 दिन खाऊंगा, उसके कारण विटामिन डी इतना बढ़ जाता है कि रीनल स्टोन्स आ जाते हैं। अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है, हम उसको कम करना है, ठीक है। अब उस कम कैसे करेंगे, हम कैल्सीटोनिन दे सकते हैं या फिर हम बिसफॉस्फेनेट दे सकते हैं, ठीक है। विल्सन के अंदर हमारा कॉपर ज़्यादा होता है, तो हमें चिलेटिंग एजेंट्स देने हैं जो कि कॉपर को हटाए, तो हमें लर्न करना है ट्राइमेटीन एंड जिंक एंड ट्राइमेटीन। कॉपर एंड जिंक एक साथ साथ चले जाएंगे तो उसको कम कर देगा, एंड ट्राइटीन भी। नियासिन इज़ फॉर एस्पिरिन, मतलब सॉरी एस्पिरिन इज़ फॉर नियासिन, तो नियासिन जब ज़्यादा ही हो जाता है तो हम एस्पिरिन देते हैं, फ्लशिंग वगैरह हो जाएगी ना, रेडमैन। फिर अगर हमारा विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो जाता है, ठीक है। लर्न करने के लिए लिख दिया बस, ठीक है। अब चलते हैं हम हाइपोगोनाडिज्म पे। हाइपोगोनाडिज्म में लो टेस्टोस्टेरोन होगा, वो तो हमें समझ आता है, बट क्या हमारे CNS लेवल पे डिफेक्ट है या फिर नीचे ही डिफेक्ट है, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। तो हाँ, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म इज कैलमैन के अंदर हमें क्या हिस्ट्री दी होगी, एनोस्मिया, ठीक है। डेक्स्ट्रोकार्डिया वगैरह के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो हमें LH एंड FSH सेंट्रल लेवल से ही कम मिलेगा। ऐसे ही हमारा एक होता है प्राडर-विलाई क्या होता है, हमारा डिलीशन होता है पैटर्नल का 15q11 13 डिलीशन, ये होता है। इसमें हमें लर्न कैसे करना है, क्योंकि इसका अपोजिट होता है एंजलमैन। मैंने कैसे लर्न किया है, एंजलमैन में मैन आ रहा है, हैप्पी पपेट्स होता है ना, तो मैन आ रहा है तो वो टोटली मैन है, मदर का डिलीशन उसमें हो गया, तो इसके अंदर पैटर्नल डिलीशन जो है पापा का डिलीशन हो जाएगा। ईजी ट्रिक है, इससे ईजी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो अब हाइपरफेजिया की हिस्ट्री होगी एंड डिलेड प्यूबर्टी वगैरह, क्योंकि ऊपर से ही दिक्कत है दिमाग से, तो डिलेड प्यूबर्टी भी होगी। एंड हमारा जो क्लाइनफेल्टर है उसमें होता है हाइपरगोनाडोट्रोफिक, मतलब कि उसकी टेस्टिस नहीं ढंग से बनी, XYY तो बन गया बेचारा, ठीक है। उसको एक एग, मतलब उसने सोचा चलो मेरे पास तो एक और वाई है, बट वो सॉरी जीन से आया था, वो भूल गया, शॉर्ट आर्म ऑफ सॉरी जीन से था, तो वो डबल सॉरी बन गया। तो डबल सॉरी कैसे, स्मॉल टेस्टिस बन गई, टॉल है हाइट में, और साथ में उसको गायनाइकोमेस्टिया हो गया, मतलब कि जो कि नहीं होना चाहिए था किसी मेल में। तो गायनाइकोमेस्टिया, टॉल इज़ गुड बट स्मॉल टेस्टिस मतलब क्या काम का, ठीक है। तो ऐसे लर्न करेंगे हम, स्मॉल टेस्टिस, टॉल एंड गायनाइकोमेस्टिया। प्राडर-विलाई के अंदर था हाइपरफेजिया एंड शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा जोगरन के बारे में। भाई इतना ज़्यादा पूछ चुके हैं ना जोगरन के बारे में, जिसकी हद होती है, तो हमें ना एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर बहुत कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। मोस्ट कॉमन पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमारा अर्थराल्जिया होता है, जिसको हम जैकॉर्ड टाइप बोलते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक है। रेनॉड एंड ये कहीं पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे मार्जिनल के अंदर भी, मतलब जोगरन एसोसिएटेड होता है मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा में, ये याद रखना है पॉइंट। अब स्पेसिफिक सच, अब ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना वही होता है। तो ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, वही इंटरस्टिशियल का ही करना, लेकिन इट कैन कॉज दी टाइप 1 RTA, ठीक है। लेकिन अगर पूछे इन दोनों में से तो हमें ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मार्क करना है, बिकॉज ऑफ इट RTA इज़ हैपनिंग, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। और मेम्ब्रेनस के अंदर हमारी ड्रग्स होती है, MPGN के अंदर हमारा हेपेटाइटिस B एंड C होता है एसोसिएटेड, ठीक है। तो जोगरन भी हमारा हो गया, कौन सा है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। MCHC के बारे में पढ़ते हैं। देखो माइक्रोसाइटिक इम्यूनो, मतलब हाइपोक्रोमिक वाले के अंदर हमें पता है
कि माइक्रोसाइटिक वाला है, हर कोई हाइपोक्रोमिक नहीं होता। उसकी ट्रिक क्या होती है? सीता, सिड्रोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। अब इसमें ना हम बहुत शॉर्ट वे में लर्न करेंगे इन सबको। तो सबके अंदर माइक्रोसाइटिक है, लेकिन सारे हाइपोक्रोमिक नहीं होते। तो हमारा जो MCHC है वो हमें बताता है कितनी कंसनट्रेशन है हमारी हीमोग्लोबिन की। तो वो हमारा ज़्यादा किस में होगा? जिसके अंदर एक्चुअल में अनीमिया है ही नहीं, बिकॉज उसके अंदर देखो एक्चुअल में अनीमिया नहीं है का मतलब क्या है? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर एला सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण हमारा आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सीरम आयरन भी बढ़ेगा, सीरम फेरेटिन भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। ये हमें हेल्प करेगा इन डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। बिकॉज इन केस ऑफ अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, इन ऑर्डर टू मेक इट लेस अवेलेबल फॉर द बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज़ है, फेरेटिन को स्टोर कर लेता है कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है बॉडी में, एक काम करते हैं हम खाना स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम करते नहीं है, अभी मॉक ड्रिल्स में भी बोला था कि अपना खाना स्टोर करो, तो फेरेटिन बढ़ गया लेकिन सीरम आयरन कम हो गया, मतलब अवेलेबिलिटी इन हमारा फ्री एरिया वो कम हो गया। ठीक है, तो अब वो हो गया हमारा अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। लेकिन सिड्रोब्लास्टिक में दोनों बढ़ेंगे। पहला तो ये बहुत हाई यील्ड पॉइंट था। ठीक है, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में एला सिंथेज की डेफिशिएंसी है, तो आयरन बढ़ रहा है लेकिन आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो ढंग से हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है। इसके कारण अनीमिया तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा फेरेटिन वगैरह बढ़ जाएगा, तो उसके कारण हमारा MCHC जो है ना वो कम नहीं ज़्यादा होगा। ये हो गया एक तो क्लियर। RDW का मतलब क्या होता है कि रेड डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब क्या होता है, बहुत सारे ना हमारे नए नए सेल्स बनते रहते हैं क्योंकि पुराने खत्म हो गए अनीमिया में, तो इमेच्योर सेल्स आ गए। ठीक है, 11.5 इज़ नॉर्मल। लेकिन इन केस ऑफ थैलेसीमिया, वाई विल यू मेक न्यू RBCs और एनीथिंग, मतलब न्यू आप क्यों बनाओगे? क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी ही जीन डिफेक्ट है, नया बनाएंगे तो वो भी तो ख़राब ही बनेगा। इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या करता है, वो हमारा HbA2 HbF वगैरह को इंक्रीज़ कर देता है। समझे, वो काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, रेबीज़ जो होता है हमारा, जो कुत्ते के थ्रू होता है या फिर बैट के सलाइवा वगैरह के थ्रू होता है, रैप्डोवायरिडी फैमिली से है, लेकिन लाइसा जीनस से। अगर जीनस पूछा है तो लाइसा लर्न करना है। ठीक है, उसके जीन्स कहाँ से हैं? लिस्सा वायरस से हैं। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है हमारे ड्रग्स के कारण मेनली होते हैं। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो हमारा हेपेटाइटिस B एंड C के साथ एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेटिंग पावर जो है। पेनिट्रेटिंग पावर देखो, जितना ज़्यादा ये गंदी रेज हमारी एक्सपोज होंगी पेनिट्रेट करने के लिए, उतना ज़्यादा टिश्यू डैमेजिंग होगी, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जल्दी से गया जुब से, देखो जब से गया जपैट से आ गया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे सबसे ज़्यादा जब से कौन सा जाता है? ठीक है, वो जाता है हमारा गामा। गामा के बाद आएगा एक्सरे, एक्सरे के बाद बीटा एंड अल्फ़ा। टिश्यू डैमेजिंग ऐसे ही अपोजिट हो जाएगा, अल्फ़ा सबसे ज़्यादा, फिर बीटा। हम एक ही लर्न करेंगे, गामा गामा, बस ख़त्म। ठीक है, एक्सरे बहुत फेमस है इसलिए हमें लगता है कि एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर शायद ज़्यादा, इसलिए हम यूज़ करते हैं, बट गामा रेज आर लाइक द OG। ओके, नेक्स्ट है ये टेबल। इसमें क्या बताया है कि अगर मान लो उन्होंने बोला है कि टोसिस है किसी को, लेकिन फ्रंटालिस एंड LPS जो है वो एकदम ठीक है, तो हम क्या देंगे? फैसेनेला सेवर्ट सर्जरी। मतलब फैसेनेला नील, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टोसिस है, तो यू विल कैन डू फैसेनेला सेवर्ट सर्जरी। आपकी सेवा में कुछ भी नहीं है तो हम सेवा कर देंगे ऐसा। फ्रंटालिस ओके है लेकिन LPS लेवेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फ्रंटालिस लिंक करेंगे, क्योंकि लेवेटर तो है ही नहीं ना। लेवेटर जब ओके था हमने क्या किया था? फैसेनेला। एक्ट्रोपियन अगर हमारा सीवियर होता है तो हम क्या करते हैं? बायरेंट स्मिथ। बायरेंट स्मिथ मैंने कैसे लर्न किया है? बाहर आ गया हमारा नीचे से आँख, तो हम बायरोन मतलब बाहर वाला, ऐसे एक्ट्रोपियन। एंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रश सिंड्रोम। बहुत ही क्वेश्चंस पूछते हैं भाई। क्रश सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा कोई बिल्डिंग ऊपर गिर गई तो हमारे सारे ट्यूमर लाइसिस टाइप हो जाएगा, हमारे सारे सेल फट जाएंगे लिटरली। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा फॉस्फेट एंड पोटेशियम बाहर की तरफ आ गए, तो पोटेशियम बाहर आ गया तो हाइपरकैलेमिया हो गया। लैक्टिक एसिड जो हमारे अंदर था वो रिलीज़ हो गया, वो रिलीज़ होने पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। रही बात फॉस्फेट की,
तो हमारा फॉस्फेट ना बाहर वाले कैल्शियम के साथ जुड़ गया। पहले तो उनके बीच में हिंड्रेंस थी ना अवेलेबिलिटी के कारण, लेकिन वो जुड़ गया तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। एंड मायोग्लोबिन वगैरह उसके कारण मायोग्लोबिन यूरिया होगा तो हमारी किडनी ख़राब होगी, तो AKI हो जाएगा। एंड DIC भी हो जाता है, बिकॉज कोई भी टिश्यू थोड़ा सा भी रप्चर होता है तो कैसे हमारा प्लेटलेट भाग भाग के काम करता है। बट इतना बड़ा इंजरी हुआ है तो हमारा सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे। सारे कंज्यूम होने पे क्या होगा, हमारे PT बढ़ेगा, APTT बढ़ेगा, D डाइमर बढ़ेगा। ठीक है, हम इसको वापस रिपीट करेंगे। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, AKI एंड DIC। ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो 1 2 बकल माई शू। बकल माई शू से हमारा मतलब क्या है, हमें समझ ही नहीं आता। पता है, लर्न तो रहता है बकल माई शू था, शट द डोर था, लेकिन इसका मतलब क्या है। देखो बकल माई शू में क्या है कि यू बकल माई शू, आई कैन नॉट बेंड डाउन। ठीक है, तो हमारी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट है तो हमारे सबसे ऊपर की तरफ क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स होता है, दैट इज़ योर L1 एंड L2। अब 3 4 शट द डोर व्हेन यू आर किकिंग द डोर, तो तुम्हारा जो नी है वो फ्लेक्शन में जा रहा है, मतलब नी रिफ्लेक्स। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी शट द डोर, अगर तुम नी रिफ्लेक्स करते हो तो तुम्हारी लेग जो है वो आगे की तरफ ऐसे वाइब्रेट होती है, तो यू कैन किक द डोर। ठीक है, उस टाइम पे तो इसलिए 1 2 L1 L2 हो गया, L3 L4 हो गया हमारा नी रिफ्लेक्स के लिए। उसके बाद S1 लास्ट, वही नीचे S1 आ जाएगा हमारा एंकल के लिए, और S2 S3 वगैरह जो होते हैं वो एनल के लिए होते हैं। ठीक है, ये लर्न कर लिया। फिर आता है हमारा कार्डियक पॉइजन। डॉन हैज़ अ क्वीन, डॉन के पास एक क्वीन है। तो डॉन में क्या, D फॉर डिजिटालिस, O फॉर ओलियंडर, N फॉर ओलियंडर में येलो सेरिब्रा भी होता है हमारा, येलो कलर का, एंड एक होता है नीरियम। ठीक है, निकोटिन एंड HCN, एकोनाइट, क्विनिडिन। ठीक है, ईजी है, वापस बोलते हैं। डिजिटालिस, ओलियंडर, निकोटिन, HCN, एकोनाइट, हिप्पस वाला, हिपोटेंशन वाला, क्विनिडिन। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा एक रिसिनस। वो कार्डियक नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसिनस मतलब हमारा जो बोलते हैं ना कैस्टर ऑयल हमारा पॉइजनस नहीं होता, बाकी सब इसका पॉइजनस होगा। तो इसके सीड भी आते हैं, इसका फ्रूट टाइप में भी होता है। ये क्या करता है, अगर किसी ने ले लिया तो हेमोरेज कर देगा मल्टी ऑर्गन्स पे। पता है, हेमोरेज काफ़ी मतलब सीवियर हो गया ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं वेसाइकोयूरेट्रिक रिफ्लेक्स में क्या होगा, हमारा वापस से रिफ्लेक्स होके पूरा यूरिन आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने मिक्चुरेटिंग यूरोग्राफी करवाया, हमें पता चल गया, IVP करवा लिया तो हमें दिख गया, तो UTI हो जाएगा, वापस आ रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। इतना सारा ब्लैडर में इतना सारा मतलब यूरिन इकट्ठा हो गया कि हमारी किडनी फट गई, तो उसमें स्कार आ जाएगा। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कह दिया हमने, स्कारिंग किडनी होगी तो DMA से करेंगे, किया था अपन ने लर्न। ठीक है, और फट गई हमारी किडनी, बेसिकली ये ट्रिक है। एंड रेनिन, अब इसमें बात इंटरेस्टिंग क्या है कि हमारा जो रेनिन होता है ना वो बढ़ जाता है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, मतलब उसको बढ़ा रहे हो, आपका यूरिन जो है इकट्ठा हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, तो किडनी पागल हो जाएगी। किडनी क्या करेगी, हम अपना सारा यूरिन मतलब सारा जो हार्मोन है ना उसको रिलीज़ कर देगी, ऐसा कुछ सोचो। एंड हार्मोन रिलीज़ करने पे रेनिन रिलीज़ किया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो एक बच्चा प्रेजेंट होगा विद रिकरेंट UTI की हिस्ट्री अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन। तो ऐसे हमें समझना है कि रेनिन जो होता है वो रिलीज़ होता है, उसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निकोटिन। ये सारों में ना पता है कुछ ना कीवर्ड्स हैं जो कि याद नहीं रहते, एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है, एंड मतलब बहुत बुरा लगता है कि हमने टॉपिक पढ़ा था फिर भी हमें नहीं आता, तो हम उसको पढ़ेंगे जो जो हमारा गलत हो सकता है। निकोटिन के पास बाइफेजिक पैटर्न होता है। बाइफेजिक में वो क्या होता है, ऐसे पता है अभी क्वेश्चन में INICT में होता है अल्कोहल, उसके पास भी बाइफेजिक पैटर्न होता है। वो पहले स्टिमुलेट करेगा फिर डिप्रेस करेगा। ठीक है, ऐसे निकोटिन पहले स्टिमुलेट करता है फिर डिप्रेस करता है। एंड कैनाबिस जो है वो क्या कराता है, कैनाबिस को आप ना सीधा बोलो भांग, क्योंकि कैनाबिस क्या है, उसका एक टाइप होता है भांग, वैसे और भी टाइप्स होते हैं बट हम भांग को लर्न करेंगे। भांग के पत्ते, ठीक है, मैरिहुआना बोलते हैं। भांग में क्या करता है, पेशेंट भागता है। भांग एंड भाग सेम हो गया ना, इसलिए आपको बोला कि आप सिर्फ ये लर्न करो, भांग भाग, भागम भाग। ठीक है, तो अब किसी की आँख रेड है, वो भाग रहा है, तो क्या होगा, उसका गला सूखेगा। ठीक है,
उसको फ्लैशबैक, उसको कुछ पुराना याद आएगा तो वो भाग रहा है, उसको ज़िंदगी में जीने का मन ही नहीं कर रहा, उसने भांग जब से ली है, ये मोटिवेशनल सिंड्रोम हो गया। ठीक है, सिनेस्थीसिया हो जाएगा, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कलर दिख रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं है, वो पागल हो गए, कोई पागल होके भांग पी के भाग रहा है, ऐसा कुछ लर्न करना है। तो रेड आई, ड्राई माउथ, सिनेस्थीसिया, फ्लैशबैक, फ्लैशबैक LSD में भी होता है, लेकिन ये सब फीचर है तो कंफ्यूज नहीं होना। रन अमोक एंड ए मोटिवेशनल सिंड्रोम। ठीक है, रन अमोक का मतलब क्या होता है पता है, वो पहले तो खुद किसी को मारेगा फिर खुद मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना हमें छेड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा ज़िंदगी में। तो रेड आई, ड्राई माउथ, सिनेस्थीसिया, ये सब हमें लर्न हो गया। कोकेन, कोकेन ईजी है, कोकेन का ना कोका कोला टीथ तो याद रह जाता है, तो मतलब ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टंग वगैरह हो गया, लेकिन फॉर्मिकेशन नहीं याद रहता, मैग्नन बग्स। तो इसको मैंने कैसे लर्न किया, कोका कोला की बॉटल में कीड़े तो ईजी हो गया। फिर आता है LSD। LSD का मतलब क्या है, सब दिख रहा है। SD क्या है, इसका मतलब SD का सब दिख रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन एंड फ्लैशबैक, उसको पुरानी पुरानी चीज़ें याद आई और उसको सब दिखने लग गया, तो विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। PCP में क्या है, वो पागलों की तरह डांट रहा है सबको, वॉयलेंट हो गया है, तो वॉयलेंट बिहेवियर हो गया। ऐसे ही एंड्रोजन भी था हमारा स्टेरॉइड्स ना, उसमें भी वॉयलेंट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, वर्टिकल निस्टैग्मस। तो कोई गुस्से में आपको घूर घूर के देख रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा उसको वर्टिकल निस्टैग्मस हो रही है, फिर उसकी आंखें ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम याद रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, कन्फाउंडिंग फैक्टर के ऊपर भी इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना, बट हम थोड़ा थोड़ा सब जानेंगे। तो कन्फाउंडिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपने जो स्टडी करी ना उसमें आप जिस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हो वो डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली स्टडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका अच्छा एग्जांपल तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट यू विल एनालाइज की ऑप्शन में कि कन्फाउंडिंग फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पता था कि दिस कैन हिंडर माई स्टडी, बिकॉज अगर कोई पेशेंट, जैसे मान लो ऐसे हाइपोथेटिकल में कोई पेशेंट है, हम स्मोकिंग एंड लंग के बीच में कर रहे हैं, स्मोकिंग एंड लंग के बीच में अगर हम एसोसिएशन देख रहे हैं तो हमारे पास स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स एंड फिर उसके बाद लंग कैंसर देखना है। लेकिन देर आर फ्यू पीपल हु आर ऑल्सो हैविंग एल्कोहल विद इट एंड इट कैन ऑल्सो हाइपोथेटिकली ट्रिगर द लंग कैंसर। तो अब नॉन स्मोकर में अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो वो तो डायरेक्टली लंग कैंसर कर सकता है, तो हम मेरी पूरी स्टडी का सेंस ही नहीं हुआ। तो मैंने एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन रखी कि मेरे स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स सारे के सारे अल्कोहलिक भी होने चाहिए, तो मतलब मैचिंग हो गई। रैंडमाइजेशन मतलब आंख बंद करके अब तुम चूज़ कर लो, भगवान जाने स्मोकर है नहीं है, तो ये रैंडमाइजेशन हो गया। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यू आर एलिमिनेटिंग इनिशियली, कैसे कि मैं ना सिर्फ उन्हीं के ऊपर स्टडी करूँगी जो स्मोकर है ही नहीं, सॉरी जो अल्कोहलिक है ही नहीं, तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसको। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ना डिलीशन नहीं बोलते, ये याद रखना है। डिलीशन का मतलब क्या है, तुम हटा रहे हो, मैं हटा नहीं रही हूँ, मैं अपने स्टडी ग्रुप को ऐसा ले रही हूँ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एनालिसिस आप क्या कर सकते हो, अब तो आपने कर ली स्टडी, तो आप रिग्रेशन कर सकते हो उसका ना, या फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सकते हो काफ़ी चीज़ों को फैक्टर्स लेकर, देन यू कैन एनालाइज। जैसे हम को इफेक्शन करके को वेरियंस, मैं भूल गई हूँ लेकिन हाँ मतलब ऐसे कुछ होता है, मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, सब ग्रुप्स हमने डिवाइड कर दिए कि ये बहुत ओकेजनल ड्रिंकर है तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन कर दिया आपने, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है, देन यू आर कंपेयरिंग स्मोकर एंड नॉन स्मोकर में से आपने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो जो सोशल ड्रिंकर है, एक जो डेली पीता है। ठीक है, ऐसे ही नॉन स्मोकर में भी डिवाइड कर दिया। नाउ आई एम कंपेयरिंग इक्वली कि ग्रुप ए जो है वो कभी कभी पीते हैं स्मोकर्स, अलॉन्ग विद ग्रुप बी, ग्रुप मतलब जो नीचे वाला नॉन स्मोकर्स के जो कभी कभी पीते हैं, तो उसको बोल दिया हमने स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा लेफ्ट एंड राइट हाइलम। लेफ्ट एंड राइट हाइलम के अंदर हमारा कैसे होगा, देखो सुपीरियर टू बॉटम होता है ABV एंड राइट देखो लेफ्ट वाले को हमने बहुत भाव दे दिया, उसको हार्ट दे दिया, उसको स्प्लीन दे दिया, इतना कुछ दे दिया, लेकिन राइट के पास भी लीवर था, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर बेचारे के पास एक मिडल लोब एक्स्ट्रा है बस, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने कहा मुझे 2 ब्रोंकस चाहिए, तो हमने उसको 2 ब्रोंकस दिए। तो ऊपर से नीचे आते हुए लेफ्ट साइड में ABV है एंड राइट साइड में BABV है। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर का रिलेशन बताओ। एंटीरियर टू पोस्टीरियर में हमारा है वैब। ठीक है, वैब
और वैसे ही दोनों साइड वैब है, तो हमें लर्न करना है वैब। फिर आता है हमारा आर्च ओवर द लंग। लेफ्ट साइड में होता है हमारा आयोटा का एंड राइट साइड में होता है हमारा एजाइगस का। एंटीरियरली हमारी कौन सी नर्व जाती है, दोनों में सेम ही जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसे एक ही साथ लिख दिया। तो एंटीरियरली हमारी फ्रेनिक नर्व जाएगी, पीछे से वेगस जाएगी। एंटीरियर जो फ्रेनिक नर्व है वो डायफ्राम के मोटर सप्लाई करेगी, ऑब्वियसली फ्रेनिक नाम इसलिए पड़ा है। एंड जो विसरा ऑफ प्लूरा है उसको सप्लाई करेगी वेगस। पैरासिम्पैथेटिक है ना, बाकी सब ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो आई हैव टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।